ठीक है। सो ये जो हमारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, और इन्हीं को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अगर मैं वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करूंगी, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मैं ये आपको बता देती हूँ कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है ना। और ये जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस। ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सो दिस इज यूनिट लेस। ओके। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट ये तीनों प्रॉपर्टीज की, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। The force exerted on an object per unit area is known as pressure. The force applied is always perpendicular to the object. कह रहा है कि जो फोर्स होता है, जैसे फोर्स एरिया, प्रेशर को क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो भी फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। देख लो, ये तो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसको ऐसे लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लगाएंगे। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो हमेशा जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सेकेंडली, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, डिस्कस्ड इट, एंड इट बैरोमीटर एंड मैनोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। ठीक है ना। दो होती हैं प्रॉपर्टीज, जो बैरोमीटर होती है और मैनोमीटर, जो दो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं। अच्छा, ये तो एसआई यूनिट हो गई। इसके अलावा भी प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है जो कि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उसका कन्वर्जन हमें पूछता है इस वाले चैप्टर से। एटीएम हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, ये सारे यूनिट है। एमएमएचजी हो गया, या फिर सेंटीमीटर एचजी हो गया। अब इनका देख लो कि इनके में रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 1 एटीएम, तो ये हो जाएगा 760 सेंटीमीटर एचजी इज इक्वल टू 76 होगा, ये होगा 760 एमएमएचजी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 760 टॉर इज इक्वल टू 1.013 बार। सो ये बच्चा कन्वर्जन आना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखते हैं आपको। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में आपको दिया रहेगा, और फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको निकालना। जैसे कि दो प्रेशर दे दिया, एक प्रेशर दे दिया एटीएम में और दूसरा प्रेशर दे दिया एमएमएचजी में, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि दोनों को एक यूनिट में चेंज करना है, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ये समझ आ गया? तो एक बार बता दो। हाँ बेटा, नोट्स मिल जाएंगे। आप लोगों का बैच नंबर क्या है? पीडीएफ ये मैं सेंड करा दूंगी। क्या है आपका बैच नंबर? बता दो बेटा एक बार ही, तुम लोग के बैच का नंबर क्या है? 82, 81। ओके, अच्छा ठीक है, देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, और आपको प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ, ये मैं बता दूंगी। ठीक है ना। ओके, तो अब आगे चले, ये समझ में आ गया ना। अगर हम आगे बात करें हम वॉल्यूम की, सो व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम क्या है? जब भी किसी गैस को किसी कंटेनर में डालते हैं ना, ये गैस है, हमारा कंटेनर है, और उसमें जो गैस डालते हैं, तो वो गैस जो है उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है, तो इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम।
ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो भी अलग अलग होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, डीएम क्यूब, ये सारी यूनिट होती हैं। ठीक है ना, किसकी? वॉल्यूम की। अगर मैं इसमें रिलेशन निकालने चलूं तो आपको मैं बताऊं 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम में कोई बताने वाली कोई बात नहीं है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है। नाउ कम टू द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है ठंडा गर्म। ठीक है ना। जब किसी हम चीज को छूते हैं तो वो बोलोगे कि ये ठंडा है, जब किसी चीज को छूते हैं तो बोलते हैं गर्म है। ठीक है ना। सो ये है अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ गैस कैन बी मेजर्ड बाय द फिजिकल टर्म टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी चीज को हम मेजर करते हैं हीट को, जैसे हीट ये गर्म है ये ठंडा है, ये तो नॉर्मली हमने बोल दिया। कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर से। ठीक है ना। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है बेटा, 3 यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। ठीक है ना। जो केल्विन होती है दैट इज द एसआई यूनिट। ठीक है, ये होती है एसआई यूनिट। अब हम पूरे इस स्टेट ऑफ मैटर में देखो, सेल्सियस, केल्विन एंड फॉरेनहाइट, पूरे स्टेट ऑफ मैटर में हमें जहां भी टेम्परेचर मिलेगा हम उसको केल्विन में ही डील करेंगे। ठीक है ना। सो रिलेशन बिटवीन के एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को हमने केल्विन में निकालना है तो हम क्या करेंगे? 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे? कहीं भी टेम्परेचर हो तो उसको 273 में ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड फॉरेनहाइट क्या है तो उसका भी देख लो। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। तो ये क्या है? F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो F क्या है? टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। C क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक क्लियर हुआ तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। केल्विन वाला, अच्छा ठीक है। कौन सा वॉल्यूम वाला स्लाइड देखना है शकुन? शगुन, ठीक है अभी दिखाती हूँ। यहां तक समझ में आ गए तो एक बार सब लोग मुझे बता दो कि मैम यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में। ये देखो, देख लो। यहां तक क्लियर है तो सब लोग एक बार बता दो मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्या है? गैसेस लॉ। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस। अब जितने भी ये गैस लॉ होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन पे, आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। अब ये आइडियल गैस क्या है? देखो दुनिया में कोई भी चीज ना आइडियल नहीं होती है। हम एक सेट करते हैं स्टैंडर्ड, वो इमेजिनेशन है हमारा कि अच्छा ये चीजें आइडियल होनी चाहिए, दैट इज द इमेजिनेशन। तो गैस के केस में भी यही है। एन आइडियल गैस इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमने उसको बनाया है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज जीरो। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट शुड बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो होना चाहिए। शुड भी लगाया मैंने।
द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, यानी कि हम उसको पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे हम? पॉइंट मास। ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी कंटेनर में गैस की मॉलिक्यूल को रखते हैं, ये वाला, तो ये मॉलिक्यूल ना इस कंटेनर के वॉल पे जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है ना ये आपस में भी टकराते हैं, कोलिजन शो करते हैं। तो यही कह रहा है कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड द ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आइडियल गैस की होती हैं और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो जो भी हम गैसेस पढ़ेंगे वो रियल गैसेस होती हैं, और जितने हम लॉ पढ़ते हैं गैस लॉ के वो सारे सिर्फ आइडियल गैस पे एप्लीकेबल होंगे। रियलिटी वाली जो गैस है, जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स क्या कहता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। इसको देखना, मैं बता रही हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसने क्या किया कि टेम्परेचर एंड एन, एन मीन्स अमाउंट ऑफ गैस, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और गैस का नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख दिया, तो इन्होंने देखा कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इन्होंने देखा कि प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है ना। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाती हूं तो वी हैव, साइन को हटाती हूं तो वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा P, ये वाला, और फिर ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K। ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ PV इज इक्वल टू K। आप सपोज करो मेरे पास दो इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर और एन तो कांस्टेंट है, इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1। अब हमने क्या किया, इसको इस कंडीशन से एक दूसरे कंडीशन में ले आए इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका प्रेशर हो गया P2 और इसका वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है ना। ये कह रहा है कि भैया जी जब वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यही ये कह रहा है। ठीक है ना। इन्होंने बोला कि उल्टा रिलेशन है। उल्टा का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो कंडीशन है, अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो यहां से क्या होगा, इस केस में P1 V1 इज इक्वल टू K, और इस केस में होगा P2 VT इज इक्वल टू K। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मेरा इक्वेशन आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है। और यही मेरा वर्किंग फॉर्मूला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग फॉर्मूला? वर्किंग फॉर्मूला का मतलब होता है इसी पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो एक बारी बताओ। एजम्पशंस, हाँ एजम्पशंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बॉयल्स लॉ क्लियर है तो एक बारी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। कब? जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट। ग्राफ देखते हैं अब। ग्राफ्स ऑफ P and V at कांस्टेंट टेम्परेचर। जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे खींचे जाते हैं, जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। देखो यहां लिखा हुआ है,
The value of proportionality constant for each term correspond to the different constant temperature and it is known as isotherm. तो आइसोथर्म का मतलब मैं सिंपल मीनिंग बना दूं आपको, तो जो ग्राफ P और B के बीच में बनेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर या कहीं पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी आपको ग्राफ मिलेगा, दैट ग्राफ इज नोन एज आइसोथर्म्स। ठीक है, तो अब हम ग्राफ खींचते हैं। पहले फॉर्मूला लिख ले इसका। पहला मेरा फॉर्मूला है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जो मैं फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगी वो होगा P एंड V। तो P और V के बीच में ऐसे रिलेशन आएगा, मतलब अपोजिट में, और इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा मेरा ग्राफ क्या होगा? दूसरा मेरा ग्राफ होगा P एंड 1/V में। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये 1/V है ना, तो 1/V से तो सीधा रिलेशन है, लेकिन V की बात करें तो उससे जो है उल्टा रिलेशन है। तीसरा हमारा ग्राफ होगा, देखो यहाँ से PV इज इक्वल टू K। तो अगर मैं ग्राफ खींचू, अगर आपसे कोई पूछे कि PV और V में क्या ग्राफ होगा, तो बोलोगे भैया कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि PV और P में कैसा ग्राफ होगा, तो भी आप बोलोगे कि कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। यानी PV का कोई भी ग्राफ होगा ना, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा हम दूसरा एक नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पे है P इज इक्वल टू K/V। अब हम लॉग लेंगे। अब लॉग क्या होता है बेटा, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। आप लोग लॉग पढ़ लोगे फिजिक्स में, ठीक है ना। बस यहाँ समझ लो कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो एक बार ही देखो लॉग क्या होता है। अगर मैं लॉग ले लूंगी दोनों तरफ, तो लॉग P इज इक्वल टू लॉग, बस इसको यहाँ समझ लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि लॉग A/B इज इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग A/V है, यही वाला, तो मैंने लगा दिया लॉग P इज इक्वल टू लॉग K माइनस लॉग V, ठीक है। और इसको लिख दो लॉग P इज इक्वल टू लॉग K प्लस माइनस को ब्रैकेट में डालो लॉग V, ठीक है ना। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन का के लिए इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये यह हो या फिर कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, इनके लिए जो इक्वेशन होता है, इसकी इक्वेशन को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y क्या है, y ये है, x ये है, और m क्या है, m है हमारा स्लोप, और c क्या है, ये जो इंटरसेप्ट कटा, ये है हमारा इंटरसेप्ट। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है, इट इज रिजेंबल टू द y इज इक्वल टू, ये हमारा c हो गया, और ये हो गया m, और ये हो गया x। तो यहाँ m जो होगा वो -1 होगा, जो c होगा वो होगा log k, ठीक है। जो y होगा वो होगा log p, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बस ध्यान से देखना। और जो x होगा वो होगा log k। मैंने इसको कंपेयर कर दिया, इस वाले इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, दिस इक्वेशन। इसको मैंने किससे कंपेयर किया, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है ना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका किसका, तो यहाँ पे हमारे पास है log k p, यहाँ है हमारे पास log v, बस यहाँ ग्राफ याद कर लो तो ये आएगा, ठीक है। निगेटिव स्लोप, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। सिर्फ आपको ग्राफ पूछेगा, ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। निगेटिव स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या है, m इज इक्वल टू -1। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये क्या है इंटरसेप्ट, यहाँ पे log k। तो बस आपको बच्चा ये याद रखना है कि हमें कैसे कैसे ग्राफ बनाना है,
ठीक है। अगर मैं दो ग्राफ यहां बनाऊं, ठीक है, ये है P और ये है V, यहां पे मैंने दो ग्राफ बनाया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हमारा T1 टेम्परेचर पे है और ये हमारा T2 टेम्परेचर पे है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, हायर ग्राफ्स आर ऑब्टेन एट हायर टेम्परेचर, तो यहां से T1 इज ग्रेटर देन T2। चलो मैम लॉग कॉमन नहीं ले सकते, नो बेटा, लॉग कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है? एक बारी बता दो मुझे। देखो बहुत पेस से पढ़ाया है, बहुत धीरे पढ़ाया है, ठीक है ना। तान्या मैसेज कर दो। ग्राफ जो लॉग वाला है उसको तुम याद कर लेना, ठीक है ना। सिर्फ दो ही लोगों को क्लियर है, रोशनी और शगुन, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैसेज तो कर दो बेटा, मुझे तो पता चले ना कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक। अब देखो यही सारे डिफरेंट डिफरेंट, एक से क्या हो गया, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, सारे ग्राफ मैंने बता दिए मैक्सिमम। जो आपके काम की चीज है वो मैंने आपको बता दी है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये है और ये है, ये सॉरी ये है, ये भी बताया है, ठीक है ना। मैंने पीवी और वी में बताया है, और लॉग पीवी और लॉग बी में भी सेम ग्राफ आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, देखो बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, कि जैसे अभी तो मैं बॉयल्स लॉ करा दी, उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया तो आप कर लोगे। जब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा बॉयल्स लॉ पे है? तो बेटा देखो, जब भी बॉयल्स लॉ का टेम्परेचर क्वेश्चन आएगा ना, वहां टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम्हें या तो एक सिंगल टेम्परेचर दिया रहेगा कि इस डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन, ये प्रोसेस हो रही है, या फिर उसमें लिखा देगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना कि उसमें ये लिखा हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर उसमें लिखा हुआ है एट दिस पर्टिकुलर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन। तो वहां पे हम बॉयल्स लॉ लगाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, यानी प्रेशर पूछ रहा है टू कंप्रेस, दबाने के लिए 500 डीएम क्यूब, यानी ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कौन सा वॉल्यूम है ये? V1 है, ऑफ एयर एट 1 बार, ये क्या है? P1 है, टू 200 डीएम क्यूब, ये क्या है? V2 है, और पूछ क्या रहा है हमसे? P2 पूछ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर 30 डिग्री दिया है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे? तो हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ। तो मैंने आपको वर्किंग फॉर्मूला बताया था बॉयल्स लॉ का, ये वाला, ये वाला वर्किंग फॉर्मूला आपको बताया था बॉयल्स लॉ का, तो उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 1 बार, V1 500 डीएम क्यूब, और देखो यूनिट का भी ध्यान रखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए। V2 देखो यहाँ पे दिया है 200 डीएम क्यूब, देखो इन दोनों की यूनिट सेम है, तो जो भी हम P2 निकालेंगे ना वो बार में ही आएगा, तो यूनिट के कन्वर्जन की हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। सो हमारा क्या फॉर्मूला था? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 हमें कितना दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? P2, तो P2 निकालना है तो हो जाएगा P1V1 डिवाइडेड बाई V2। तो P2 आ गया कितना? 1 इंटू 500, 500 डिवाइडेड बाई 200। ये P2 कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? जल्दी निकाल के बताओ मुझे चैट बॉक्स में, P2 कितना आ जाएगा? हायर ग्राफ्स ऑब्टेन एट हायर टेम्परेचर, वेरी गुड, यस शगुन। हायर ग्राफ्स आर, जितने ऊपर ऊपर वाले ग्राफ चले जाएंगे वो उनका टेम्परेचर हायर। 2.5 2.5, एक्सीलेंट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर इज 2.5 बार, ठीक है।
अब क्वेश्चन कर लोगे ना इसके ऊपर? देखो इसका आंसर भी यहाँ दिया होगा, शायद ये दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं बताऊंगी, आप कर लेना खुद से। अ बलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो यहाँ रूम टेम्परेचर दे दिया है, मतलब रूम कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉयल्स लॉ लगेगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है इट विल ब्रस्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। एक बलून है, उसमें गैस भर रहा है, और वो कह रहा है कि वो इतने प्रेशर पे वो फट जाएगा। और प्रेशर कहाँ से लगेगा? जब हम उसमें गैस भरेंगे, गैस ही तो प्रेशर अप्लाई करती है। ये कह रहा है कि इनिशियली हमने क्या किया, एक बार प्रेशर पे उस गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, जब एटमॉस्फेयर था और उसमें हमने उसमें वॉल्यूम डाल रहे थे, तो उसने 2.74 लीटर वॉल्यूम उसमें रखा। अब हम क्या करें, और वॉल्यूम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और ये कह रहा है कि जो प्रेशर की मैक्सिमम लिमिट है वो 0.2 बार है। तो कितना वॉल्यूम, मतलब कितना गैस हम उसमें भरे कि वो 0.2 बार तक उसका प्रेशर मेंटेन हो। कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनिशियल प्रेशर जो P1 है वो 1 बार है, और इनिशियल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है 2.27 लीटर। कह रहा है मैक्सिमम प्रेशर यानी P2 हमें दिया हुआ है 0.2, और हमें पूछ रहा है कितना गैस भरे। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 हमें निकालना है, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। P1 कितना है 1, 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2। कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, सारे लोग कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। जल्दी बताओ, आंसर आना चाहिए फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल सही, शगुन। शगुन का आंसर आया, सारे लोग आंसर दो मुझे। 11.35। क्या लीटर? लीटर में ही आएगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? अब बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन कर लोगे ना? बोलो। वेरी गुड। चलो चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे अब। चार्ल्स लॉ क्या किया, बॉयल्स लॉ ने किसमें रिलेशन निकाला, प्रेशर और वॉल्यूम ने। चार्ल्स लॉ जो है वो किसमें रिलेशन निकालेगा, चार्ल्स लॉ निकालेगा, रिलेशन निकालेगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। इनका रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकलता है तब when pressure and number of moles, that is N, is constant। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, एंड टेम्परेचर दिस मस्ट बी, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, सो T इज इक्वल टू K इंटू V। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं वर्किंग फॉर्मूला की बात करूं और इनिशियल कंडीशन है, वहां पे हमारा टेम्परेचर T1 है, V1 है गैस का, प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे फाइनल कंडीशन की बात करें हम, तो ये है T2 V2। ठीक है ना, तो इस वाले इक्वेशन से क्या होगा, T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू के V1, और यहाँ हो जाएगा T2 इज इक्वल टू के V2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, T1 बाई V1 is equal to T2 by V2। So this is the working formula of Charles law। ठीक है बच्चा, वर्किंग फॉर्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ, समझ आ गई बात? वर्किंग फॉर्मूला समझ में आ गया? बता दो एक बार। हाँ
हाँ जी मैम, समझ में आया, बताइए एक बारी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ग्राफ्स देख ले। अब देखो यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ग्राफ्स ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर आर नोन एज आइसोबार्स। जो भी कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलते हैं आइसोबार। तो ग्राफ क्या है, यहाँ से टी का डायरेक्ट रिलेशन है वी से, और ये टी किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो अगर मैं ग्राफ खींचूं टी और वी का, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है ना, किस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को दो प्रेशर पे खींचती हूँ, प्रेशर एक पे ये हो गया और यहाँ से ये दूसरा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा P1, यहाँ पे आएगा P2। ठीक है, यहाँ पे आएगा P1, यहाँ पे आएगा P2। तो जो इस केस में हायर कर्व्स होते हैं वो लोअर प्रेशर पे मिलते हैं, सॉरी हायर कर्व्स हायर प्रेशर पे मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन। दूसरा एक ग्राफ आएगा, दूसरा ग्राफ आएगा, यहाँ पे लिख लो, हायर कर्व ऑब्टेन्ड एट हायर प्रेशर। बेटा ये ना एक्सिस का ध्यान रखना, मैंने इधर v रखा है, इधर इधर t रखा है। एक्सिस का ध्यान रखना, ये तभी एप्लीकेबल है जब v इस एक्सिस पे हो और t इस एक्सिस पे हो। अगर हमने एक्सिस चेंज किया ना तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ का है, इफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसा ग्राफ आएगा, तो अब कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पे t डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, अब जो ग्राफ आएगा देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे जो कट करेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसके दो ग्राफ होते हैं, बहुत सारे ग्राफ होंगे लेकिन मेजरली दो ग्राफ ही हैं इसके। यहाँ तक क्लियर है, बता दो एक बारी, क्लियर है ना, ऐसे थम्स अप भेजा करो, थम, मैडम क्लियर है। मैं भी ना एक तरफा बोल बोल के थकी जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा लगता गला सूखने लगा, कब से लगातार बोले जाओ बोले जाओ। ठीक है, ओके। अब आगे इसका देखो, ये दो ग्राफ हैं, देख लेना इसको। अब हम बात करेंगे, ये ग्राफ आप समझ जाओगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो करते हैं जी क्वेश्चन। आप देखो, चार्ल्स लॉ को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि प्रेशर को तुम देखो कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, या तो उसमें लिखा हो एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर उसमें लिखा हुआ एट पर्टिकुलर प्रेशर दिस चेंजेस ऑकर्स। तो जैसे हम टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करेंगे वैसे ही इस केस में प्रेशर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अ सैंपल ऑफ हीलियम हैज वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब at 373 Kelvin. Calculate the temperature at which the volume will become 260 centimeter cube. Assume that the pressure is constant. ठीक है ना, तो अब हमें क्या क्या दिया है, देखो वॉल्यूम दिया है V1 कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T1 केल्विन में दिया है तो 373 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर पूछ रहा है, T2 हमसे पूछ रहा है, और हमारा फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सबका यूनिट सेम है तो हमें यूनिट की टेंशन ही नहीं लेनी है। वर्किंग फॉर्मूला क्या था, T1V1 इज इक्वल टू T2V2। वैल्यू पुट रखो करो, 373 डिवाइडेड बाई V1 कितना है 500, T2 हमने निकालना है, ये है 260। ठीक है, तो हमारा T2 कितना आ जाएगा, T2 जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सबका, T2 जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। T2 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है।
हाँ जी। फटाफट, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, अभी तक आंसर आना चाहिए। शगुन का आंसर आया बस। मुझे सारे लोग से आंसर चाहिए, नहीं मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सब लोग करो। रोशनी, बाकी कहाँ है? कॉपी पेन लेके नहीं बैठते क्या तुम? हम्म। मैम बस पढ़ा रही हैं, देख रहे हैं, पिक्चर चल रही है बस। पिक्चर खत्म तो कहानी खत्म। हम्म। बहुत। कैलकुलेट कर रहे हो या टेप रहे हो? बताओ पहले, कैलकुलेट कर रहे हो या टेप रहे हो? लेट मी चेक द कैलकुलेशन। T2 क्या होगा? देखना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। 373 इंटू 260 डिवाइडेड बाई 500, कितना आ रहा है ये? 196 के राउंड आ रहा है। देखू मैं, तुम पे भरोसा करूंगी, क्या पता गलत कर दोगे। कैलकुलेशन में तो बच्चे मेरे वैसे भी बहुत वीक है ना? वीक है, बहुत वीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। 193.96 आ रहा है जी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। 1.3.96 राउंड ऑफ करके 194 यू कैन से केल्विन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? है? बोलो भाई। पलक 199 कहाँ से आ गया? मैम 94 आ रहा है। हाँ जी पलक, 199 नहीं आएगा बच्चा, देखो कैलकुलेशन मैंने कर दिया। चलो आगे चले, आगे आगे नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, गैलुसेक्स। तो गैलुसेक्स ने क्या किया, देखो अभी तक हमने जो रिलेशन निकाला बॉयल्स का, वो था P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स का T इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब हमारे पास दो रिलेशन बन गए, एक बच गए, एक P और T का रिलेशन, P एंड T का रिलेशन अभी हम तक नहीं पता है, और एक V एंड N का रिलेशन हमें नहीं पता। ये दो रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास दो लॉ भी बचे हुए हैं। सो द गैलुसैक्स लॉ कहता है कि इट गिव्स द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। देखो इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दे दिया। एट फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब P इज इक्वल टू KT। ठीक है, अगर मैं वर्किंग फॉर्मूला की बात करूं तो सेम चार्ल्स लॉ जैसा आएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सेम चार्ल्स लॉ जैसा आएगा, ये होगा P और ये होगा T और ये हमारा ग्राफ है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। गैलुसैक्स कह रहे हैं क्या, कि जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है, जो भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे करेंगे। ठीक है जी? हाँ ठीक है जी। जी 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 ओके। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा थक गई हूँ मैं, आराम कर रही हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, कितने लोगों का थोड़ा सा बातें शातें कर लें? हम्म। मन है बातें करने का? मैम रिपीट कर दो। टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन है, जबकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ये देखो, इन दोनों को कांस्टेंट रखा हमने, और प्रेशर और देखा इन्होंने, ऑब्जर्व किया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से। तो जैसे चार्ल्स लॉ मैंने डिस्कस किया था, सेम उसका ही भाई होता है गैलुसैक्स लॉ। इसको बोलते हैं कभी कभी कि ये चार्ल्स का दूसरा पार्ट है।
ठीक है, उन्हीं का ये शिष्य थे, ये गैलुसैक्स जो थे ना वो उनके शिष्य थे, ठीक है ना। तो जैसे तुम मेरे शिष्य हो ना, शिष्य हो कि नहीं? हम्म। अब एक दिन पढ़ाऊं चाहे 4 दिन पढ़ाऊं, मैं तो शिष्य ही मानती हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो ये लोग एक्चुअली कौन से शिष्य थे? जो लैब में एक साथ काम करते थे। जब आप हायर लेवल पे जाओगे ना, जैसे पीएस रिसर्च वगैरह करते हैं, तो रिसर्च में क्या होता है ना, आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो मेंटर आपको बताता है कि ये प्रोसेस ऐसे 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 करो। वो खुद भी रिसर्च करता है, आपको भी उसमें लगाए रहता है। हाँ जी। मैम चला नहीं, चेला, चेला बोलते हैं उसको, चेला, ठीक है। तो वो उनके शिष्य थे, उनके साथ लैब में काम करते थे। तो उन्होंने चार्ल्स लॉ डिसाइड किया और इन्होंने गैलुसैक्स लॉ दे दी। मतलब इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन खोजा और उन्होंने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन खोजा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? देखो अभी तक हमने कौन कौन सा रिलेशन ले लिया। हमारे पास आ गया पी वी में रिलेशन, हमारे पास टी वी में रिलेशन आ गया, हमारे पास पी टी में रिलेशन आ गया, हमारा लास्ट वाला रिलेशन वी एंड एन वाला बाकी रहता है। तो ये यही रिलेशन ये देते हैं एवोगैड्रो जी। एवोगैड्रो जी कहते हैं कि व्हेन पी एंड टी इज कांस्टेंट, जब P एंड T कांस्टेंट है, देन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देन इन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल। इन्होंने कह रहा है, देखो स्टेटमेंट पढ़ लो कि द रिलेशन गिव इट द अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम, इट स्टेट्स दैट ऑल द गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जितनी भी गैसेस हैं जिनकी वॉल्यूम इक्वल है, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जी कांस्टेंट है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मोल्स। तो अगेन सेम कहानी जी, V इज इक्वल टू के एन। वर्किंग फॉर्मूला की बात करें तो V1/N1, V2/N2। और अगर ग्राफ की बात करें तो VN स्ट्रेट लाइन, ये नहीं होगा, पीछे तक नहीं होगा। सो ये तीन जो लॉ है ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, चार्ल्स, गैलुसैक्स एंड एवोगैड्रो। मतलब इनका पैटर्न सिमिलर होता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ बात करने वाले थे, करती हूँ बात, थोड़ा खत्म कर दो। इसके बाद ना वो आएगा आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद खत्म कर दूंगी मैं। चलो आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 लॉज। इन चारों लॉ के कॉम्बिनेशन से जो बना है दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। सो बेटा जी पहला लॉ क्या था? P इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/V। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या था? T इज प्रोपोर्शनल टू V, चार्ल्स। चार्ज लिख दिया मैंने। ठीक है देख लेना। उसके बाद P इज प्रोपोर्शनल टू T गैलुसैक्स एंड V इज प्रोपोर्शनल टू N। इन चारों लॉ को अगर हम कंबाइन करते हैं ना तो हमारा एक इक्वेशन आता है, हमारा एक वो आता है दैट इज P V इज प्रोपोर्शनल टू NT। ये हमारा आता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो P इज इक्वल टू NRT, ये हमारा आएगा, वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये चारों लॉ के कॉम्बिनेशन से बना है, देखो सारा का इसमें रिलेशन दिखा हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, वो भी हम देखेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
आपको पता है n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, और इसको मैं सबसे पहले ही बताई कि इट इज गिवन बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पुट कर दो इसमें। सो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई मोलर मास को m से दिखा रही हूं मैं, RT। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी RT। पी एम इज इक्वल टू व्हाट इज द दिस क्वांटिटी प्रेजेंट। एक बार सब लोग मुझे बताओ कि W बाई मास बाई वॉल्यूम किस क्वांटिटी को बोलते हैं। ठीक है बेटा, भेज देंगे नोट। मास बाई वॉल्यूम किस क्वांटिटी को बोलते हैं, डेंसिटी को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। सो दिस इज DRT। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। PM is equal to DRT, where M is the molecular mass and D is the density। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन का वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा, देखो। अगर इनिशियल कंडीशन P1 V1 इज इक्वल टू N R T1, मैंने क्या किया है, N को कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स में नहीं चेंज कर रही हूँ। सेकेंड कंडीशन होगा P2 V2 इज इक्वल टू N R T2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, या फिर इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कांस्टेंट, तो इस केस में दूसरा वर्किंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P1 V1 N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 N2 T2। So these two are working formula, और ये हमारा डेंसिटी के टर्म में है, और ये हमारा आइडियल गैस है। इन चारों से क्वेश्चन आते हैं, इन चारों से क्वेश्चन आते हैं। यहां तक समझ आ गई बात? अब नहीं पढ़ाऊंगी। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, घर जाके क्या करोगे? अभी यहाँ से पढ़ने, मतलब घर में तो हो ही तुम, वो आदत है ना क्लासरूम वाला। हाँ, घर में ही है, वही कह रही। रिवाइज, बहुत बढ़िया। तो आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ बच्चा पार्टी आपको इस पे क्वेश्चन भी करना है। एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, और